क्रेटोस एक ईविल कैरेक्टर है। अगर आप सॉरन को वो रिंग डिलीवर करने की कोशिश करोगे तो आपको भी वो करप्ट कर देगी। और डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी बार डोरमामू से मरा लेकिन उसे ये सारे मोमेंट्स याद नहीं है। कुछ ऐसा ही मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे मिथबस्टर्स के आज के इस एपिसोड में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिना किसी देरी के। हीरोगिरी शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, डार्क डायमेंशन में जितनी बार डॉक्टर स्ट्रेंज मरा डोरमामू से वो सब उसकी मेमोरी में नहीं है। ओके, तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू से लड़ने में इतना सारा टाइम स्पेंड किया है कि वो एक एक्सपीरियंस की तरह काम कर रहा था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत कुछ सीखा उस टाइम में और हाँ, उसे सब कुछ याद था। यानी कि वो जितनी बार मरा था उसे वो पेन याद रह रहा था और वो पेन रिपीट हो रहा था उसके लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता भी है कि पेन इज एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कि उसे समझ तो आ ही रहा था कि वो कितनी ज्यादा बार मारा जा चुका है। डोरमामू को तो हरा ही दिया, साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग भी हो गई यहाँ पर। इसे डार्क सोल्स ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तो आपका ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 2, मैट्रिक्स मूवी में जो भी कैरेक्टर रेड पिल लेता है वो मैट्रिक्स से तो बाहर आता ही है, साथ ही में वो मशीन्स को भी ट्रिक कर देता है जिस वजह से मशीन्स उसे मारती नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो लोग भी रेड पिल ले रहे थे वो मैट्रिक्स को डॉज तो कर रहे थे और साथ ही में वो जा रहे थे जियोन नाम की जगह पर, वो जगह जहाँ पर सभी लोग मिलकर मशीन्स के अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह कि जब वो लोग मैट्रिक्स को डॉज करते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मैट्रिक्स से, तब वो रियल वर्ल्ड में जागते हैं और तब एक मशीन आती है जो उनको डिस्कनेक्ट करके सीवर्स में फेंक देती है, जबकि वो मशीन उन रेड पिल टेकर्स को वहीं पर मार सकती है ताकि वो कभी रेबेलियंस को ज्वाइन ही ना कर पाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये हो रहा है कि इस मशीन को इस तरीके से कोड किया गया है कि जैसे ही कोई इंसान मैट्रिक्स से डिस्कनेक्ट होता है तो उसे तुरंत सीवर्स में फेंक दिया जाए। और इन मशीन्स के अकॉर्डिंग एक इंसान तभी डिस्कनेक्ट होता है जब वो मैट्रिक्स के अंदर मर जाता है, और अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर मरेगा तो वो बाहर भी मारा जाएगा और तभी मशीन आएगी उसकी लाश को डिस्पोज करने। यानी कि उस मशीन को पता ही नहीं है कि जिस बंदे को सीवर्स में फेंक रहे हैं क्या वो जिंदा है भी या नहीं, उनके हिसाब से वो मरा हुआ है। तो जो सेंटिनल्स है जिन्होंने मैट्रिक्स बना रखी है उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में ही नहीं सोचा कि एक इंसान तब भी डिस्कनेक्ट हो सकता है जब वो जिंदा हो। मिथ नंबर 3, क्रेटोस एक इविल कैरेक्टर है। देखो, मैंने गॉड ऑफ वॉर गेम उतना खेला नहीं है, मैंने 2018 वाला खेला था, उसके भी सिर्फ 2 ही चैप्टर्स खेले थे और उससे पहले भी काफी सारे गेम्स आ चुके हैं और मेरे ख्याल से 2018 वाला एक रीबूट है। पर मेरी गूगल रिसर्च कहती है कि क्रेटोस एक इविल कैरेक्टर तो जरूर है। एक इविल आदमी कौन होता है? एक ऐसा आदमी जिसके इरादे बुरे हो या फिर जो इनोसेंट लोगों के साथ में गलत काम करता हो, और क्रेटोस ने ये काम किए हैं। और क्रेटोस ने न जाने कितने सारे लोगों को मारा है, वो भी एरिस के कहने पर। और वो वेंजेंस में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा था, चाहे वो इनोसेंट हो या नहीं हो, वो उसे मार रहा था। ऊपर से क्रेटोस को डर भी रहता है कि उसके बेटे एट्रियस को उसके पास्ट के बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि वो पास्ट में एक बहुत ही खराब आदमी था। गॉड ऑफ वॉर 2018 इसी बारे में है कि कैसे क्रेटोस अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता है, और जो रैग्नारॉक वाला गेम है जो हाल फिलहाल में आया वो इस बारे में है कि कैसे क्रेटोस खुद को फॉरगिव करता है। जो ओजी गेम्स थे गॉड ऑफ वॉर के, उसमें क्रेटोस एक बहुत ही खराब आदमी था। वो हेल्प मांगते हुए सिविलियंस को मार देता था क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहे होते थे, और अगर कभी वो कुछ अच्छा काम या फिर कुछ हीरोइक करता भी था तो उसमें उसी का फायदा होता था। बाकी जिन्होंने गेम खेला वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर क्रेटोस कितना इविल है और क्यों है। मिथ नंबर 4, अगर एक नॉर्मल आदमी आपके मेरे जैसा सौरन की रिंग को डिलीवर करेगा तो वो भी करप्ट हो जाएगा और इविल बन जाएगा। आई डोंट थिंक कि वो रिंग इस तरह से काम करती। देखो, मैंने पिछले चैनल पर भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सुपर सोल्जर सीरम कैसे काम करता है, जिसमें मैंने बताया था कि सुपर सोल्जर सीरम्स आपके इंटेंशन पर काम करता है। अगर आप एक अच्छा आदमी हो तो उस चीज को एम्पलीफाई कर देगा, आप और अच्छे आदमी बन जाओगे, और अगर आप बुरे हो तो उस चीज को भी एम्पलीफाई कर देगा और आप और बुरे आदमी बन जाओगे। मुझे लगता है कि वो रिंग भी इसी तरीके से काम करती है, वो आपकी एम्बिशंस पर काम करती है। हाँ, थोड़ी बहुत इविलनेस तो हर किसी के अंदर होती है और वो रिंग कोशिश करेगी कि उस इविल पार्ट को एम्पलीफाई करे। लेकिन अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है, आपको बस वो रिंग डिलीवर करनी है, तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आप सौरन को रिंग देते वक्त उसको मार दोगे, तो ये रिंग उस चीज को एम्पलीफाई करेगी, आपको पूरी मदद करेगी कि आप ये कांड करके रहो। तो देख रहे हो, करप्शन, लस्ट फॉर पावर, इविल डीड्स, इन सब चीजों पर फीड करती है ये रिंग। अगर आप एक अच्छे इंसान हो जिसे करप्ट नहीं किया जा सकता तो ये रिंग आपका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेरे जैसे हो तो कुछ नहीं हो सकता आपका। मैथ नंबर 5, हैरी पॉटर को स्नेक लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि इसका कुछ दिमागी कनेक्शन है, कुछ माइंड कनेक्शन है वोल्डेमॉर्ट के साथ में। हैरी पॉटर ने सबसे पहले फिलोसोफर स्टोन में स्नेक से बात करी थी और आगे भी ऐसे इंस्टेंसेस दिखाए गए हैं जहां पर वो स्नेक से कम्युनिकेट करता है। वैसे इस लैंग्वेज को पार्सल टंग कहा जाता है, जो मेरी स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी। और हैरी पॉटर इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने जब उस पर पहली बार अटैक किया था उसके बचपन में, तब एक सोल शार्ड उसके अंदर गिर गया था, और इसीलिए तो हैरी पॉटर एक होक्रक्स
भी है। वोल्डेमॉर्ट के जितने भी होक्रक्सेस थे उसमें से हैरी पॉटर खुद एक था और इसी वजह से हैरी पॉटर को पार्सल टंग आती है क्योंकि ये वोल्डेमॉर्ट की ही एक एबिलिटी थी और इसी वजह से हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के अंदर भी देख सकता था। लेकिन डेथली हैलोस पार्ट 2 में जब सारे होक्रक्सेस डिस्ट्रॉय हुए तब हैरी के अंदर जो होक्रक्स था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी जो एबिलिटी थी पार्सल टंग जो उसको आती थी वो भी चली गई। वैसे आपको पता है पार्सल टंग डंबलडोर को भी आती थी लेकिन उसने थ्योरेटिकली पढ़ी थी इस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को सीखा था उसने, हैरी पॉटर की तरह वरदान में या कह लो कि श्राप में नहीं मिली थी। मिथ नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्पाइडरमैन वाला इंसिडेंट कैसे याद था जबकि स्पेल के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन किसी को याद नहीं रहेगा। तो देखो ये जो मिथ है और ये थ्योरी दोनों ही गलत है। मुझे पता नहीं ऐसे कितने सारे कमेंट्स आ चुके हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं कि लोगों के लिए तो हमेशा से स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर अलग अलग आइडेंटिटीज थी और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के अकॉर्डिंग लोग स्पाइडरमैन को नहीं बल्कि पीटर पार्कर को भूल जाएंगे। उन्हें ये तो पता रहेगा कि स्पाइडरमैन नाम का एक बंदा है, एक सुपर हीरो है, लेकिन वो पीटर पार्कर को भूल जाएंगे और जो लोग ये भी जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो लोग भी ये चीज को भूल जाएंगे। तो हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब कुछ याद था कि स्पाइडरमैन नाम का एक सुपर हीरो था, उसकी वजह से दूसरे यूनिवर्सेस से विलेंस इस यूनिवर्स में आ गए थे, लेकिन वो पीटर पार्कर था ये डॉक्टर स्ट्रेंज को भी याद नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे ख्याल से ये भी भूल चुका है कि ये सारा कांड इसलिए हुआ था क्योंकि उसको पीटर पार्कर की आइडेंटिटी छुपानी थी। तो आपका ये मिथ गलत है, डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर पार्कर की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। मिथ नंबर 7, टोनी स्टार्क ने एडिथ को ब्रूस बैनर के साथ में मिलकर बनाया था और जो एडिथ नाम है वो ब्रूस बैनर की मदर के लिए एक ट्रिब्यूट है। सबसे पहली बात तो ये है कि टोनी स्टार्क को इस चीज के लिए ब्रूस बैनर की कोई जरूरत नहीं है। ब्रूस बैनर की जो स्पेशलिटी है वो बायोलॉजी में आप ये कह सकते हो और टोनी स्टार्क ने जो एडिथ बनाया वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसमें टोनी स्टार्क ऑलरेडी एक्सपर्ट है। तो टोनी स्टार्क ने तो ब्रूस बैनर के साथ मिलकर एडिथ तो नहीं बनाया। और रही बात नाम की, तो हाँ, ब्रूस बैनर की मदर का नाम एडिथ बैनर है लेकिन एमसीयू में कभी भी उसका जिक्र नहीं हुआ है, मगर 2003 वाली हल्क में हमें एडिथ बैनर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पर फिर भी मैं कहूंगा कि ये उसकी मदर के लिए ट्रिब्यूट नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी एडिथ को एक फुल फॉर्म दे रखा है, इवन डेड आई एम द हीरो। तो ये ट्रिब्यूट और किसी के लिए नहीं बल्कि खुद टोनी स्टार्क के लिए ही था। इसका ब्रूस बैनर से कोई रिलेशन नहीं है, ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 8, तुम्बाड़ मूवी में जो हस्तर का श्राप था वो सिर्फ विनायक की फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव को अफेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से ये मिथ सही है क्योंकि तुम्बाड़ मूवी में हमने देखा है कि हस्तर का जो श्राप था वो पूरे गांव को अफेक्ट कर रहा था, पूरे गांव में कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी, इसी वजह से तो सारे लोग वहां से चले जाते हैं एक आध फैमिली को छोड़कर। जो कर्ज था वो ये था कि इस गांव के लोगों को हमेशा बदकिस्मती सहनी पड़ेगी, सफरिंग सहनी पड़ेगी और एक साइकिल चलती रहेगी लालच की, बिट्रेयल की और ट्रेजेडी की। और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, ये श्राप मिला गया था सारी की सारी जनरेशंस को। अब वैसे तो विनायक की जो फैमिली थी वो इस पूरे कांड में लीड रोल प्ले करते हैं, वो इसका सेंटर थे, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो पूरे गांव पर और उसके लोगों पर पड़ रहा था क्योंकि वो सब लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस चीज से रिलेटेड थे। तो फर्क नहीं पड़ता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, जो कर्ज है ये उनको भी अफेक्ट करेगा। तो आपका जो मिथ है ये कंफर्म्ड है। तो यार आप लोग भी अपने फेवरेट मूवीज और शोज से मिथ्स को सबमिट कर सकते हो, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।